नमस्कार। प्रिया शंकर एकेडमी में मैं प्रिया श्रीवास्तव आपका हार्दिक स्वागत करती हूं। प्रिया शंकर एकेडमी उन सभी विद्यार्थियों के लिए है जो सिविल सेवा परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। इस एकेडमी में हम हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और इसके साथ ही साथ समसामयिक विषयों पर आधारित करंट विषय का अध्ययन करेंगे। इसके साथ ही एक दिवसीय परीक्षाओं में पूछी जाने वाली हिंदी भाषा का अध्ययन भी इसी एकेडमी पर कराया जाएगा। अध्ययन अध्यापन की श्रृंखला को जारी रखते हुए हम पढ़ रहे हैं प्राचीन भारतीय इतिहास को, जिसमें अब तक हमने पढ़ा है गुप्त साम्राज्य भाग 1, जिसमें हमने जाना था गुप्तकालीन शासक कौन कौन से थे। इससे पहले के अध्यायों से संबंधित वीडियोस आप प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। आज हम पढ़ेंगे गुप्त साम्राज्य का भाग 2, जिसमें हम जानेंगे गुप्तकालीन सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक और सांस्कृतिक परिस्थितियों को। तो आइए शुरू करते हैं अपनी इस क्लास को। गुप्तकालीन प्रशासन की अगर हम बात करें तो गुप्तकाल में प्रशासन का केंद्र बिंदु राजा हुआ करता था और राजा की सहायता के लिए विभिन्न प्रकार के अमात्य हुआ करते थे। प्रशासन को संभालने के लिए हमें यहाँ पर कई प्रकार के अधिकारी भी दिखाई पड़ते हैं, जैसे कुमारामात्य यह प्रांतीय पदाधिकारी होता था। महाबलाधिकृत यह सर्वोच्च सेनापति होता था। महादंड नायक यह युद्ध एवं न्याय मंत्री होता था। महासंधि विग्रहक यह शांति एवं वैदेशिक नीति का प्रसारक होता था। दंड पाशिक यह पुलिस विभाग का अधिकारी होता था। आइए अब देखते हैं गुप्तकालीन सैन्य व्यवस्था को। तो गुप्त काल में सेना काफी विशाल हुआ करती थी और सैन्य संगठन काफी सुदृढ़ और कुशल हुआ करता था। राजा स्वयं कुशल सैनिक और योद्धा होता था। न्याय व्यवस्था की अगर हम बात करें तो गुप्त काल में न्याय व्यवस्था काफी सुदृढ़ और काफी व्यवस्थित दिखाई पड़ती है। गुप्त काल में प्रथमतः दीवानी मामले और फौजदारी मामले अलग अलग परिभाषित किए गए। उत्तराधिकार के लिए गुप्त काल में विस्तृत नियम बनाए गए थे और राजा न्याय का सर्वोच्च अधिकारी होता था। गुप्त काल में हमें जो न्यायाधीश हैं वो कई प्रकार के दिखाई पड़ते हैं, जैसे दंड नायक, महादंड नायक और सर्वदंड नायक। गुप्तकालीन न्याय व्यवस्था के विषय में जानकारी हमें नारद स्मृति और बृहस्पति स्मृति से मिलती है। अब देखते हैं गुप्तकालीन राजस्व व्यवस्था को। तो गुप्त काल में भू राजस्व आमदनी का प्रमुख साधन हुआ करता था। राजा भूमि का मालिक था और उत्पादन का 1/6 से लेकर 1/4 तक कर लिया जाता था। भाग और भोग दोनों भूमि कर हुआ करते थे। वहीं उद्रंग नामक जो कर था वह स्थायी काश्तकारों पर लगाया जाने वाला कर था। वहीं ऊपरी कर अस्थायी कृषकों पर लगाया जाने वाला कर हुआ करता था। यहाँ पर कर 2 प्रकार से अदा कर सकते थे, एक हिरण्य यानी नगद के रूप में और दूसरा में यानी तौल के रूप में, यानी आपने अनाज दे दिया इस रूप में। तो इस तरीके से यहाँ पर कर अदायगी के 2 प्रकार दिखते हैं, एक हिरण्य और दूसरा मेय। गुप्त काल के समय में सामंतवाद का उदय हुआ। अगर हम देखें तो सामंतवाद के लक्षण हमें सातवाहनों के समय से ही दिखाई पड़ते हैं, लेकिन अगर हम सामंतवाद के उदय की बात करें तो सामंतवाद का उदय गुप्त काल में होता है। ठीक है, आइए अब देखते हैं भूमि कर से संबंधित अधिकारी कौन कौन से हुआ करते थे। तो ये थे पुस्तपाल, यह लेखा जोखा रखने वाला अधिकारी होता था। ध्रुवाधिकरण यह भूमि कर संग्रह अधिकारी होता था। महाअक्ष पटलिक यह आय व्यय का लेखा जोखा रखने वाला अधिकारी होता था। और इसके साथ ही जो कारणिक नामक अधिकारी था वह भी आय व्यय का लेखा जोखा रखता था। शौल्किक यह सीमा शुल्क या भू कर अधिकारी होता था। न्यायाधिकरण यह भूमि संबंधी विवादों का निपटारा करने वाला अधिकारी होता था। आइए अब देखते हैं गुप्तकालीन प्रांतीय, जिला एवं स्थानीय शासन के साथ साथ नगरीय प्रशासन को। तो प्रांतीय प्रशासन की अगर बात करें तो प्रशासन की सुविधा हेतु गुप्त साम्राज्य अनेक प्रांतों में विभक्त था और प्रांतों को देश, अवनी या भुक्ति कहा जाता था। भुक्ति का जो शासक था यानी भुक्ति का जो प्रमुख था या प्रधान था वह उपरिक कहलाता था और इस पद पर राजकुमार या राज परिवार से संबंधित व्यक्ति की नियुक्ति की जाती थी। जिला प्रशासन की अगर बात करें तो जो भुक्ति थी वो कई जिलों में विभक्त थी और जिले को विषय कहा जाता था
और विषय का जो प्रमुख था या प्रधान था वह विषयपति कहलाता था। विषयपति की सहायता के लिए विषय परिषद होती थी और उसके सदस्यों को विषय महत्तर कहा जाता था। विषय परिषद में कौन कौन से सदस्य या अधिकारी होते थे, आइए देखते हैं। तो इसमें थे नगर श्रेष्ठी, यह क्या करता था, यह नगर के श्रेणियों का प्रधान था। सार्थवा या व्यापारियों का प्रधान था। प्रथम कुलक या प्रथम शिल्पी हुआ करता था और प्रथम कायस्थ या मुख्य लेखक होता था। अब देखते हैं नगर प्रशासन को। तो नगरों में अच्छा प्रबंध हो इसके लिए यहाँ पर नगर पालिकाएं हुआ करती थी और नगर प्रमुख जो था या नगर का जो प्रधान अधिकारी था उसे पुरपाल कहा जाता था। स्थानीय प्रशासन की अगर हम बात करें तो जिलों में कई प्रकार की तहसीलें होती थी और तहसील को वीथी कहा जाता था और वीथी के नीचे मतलब वीथी के नीचे थे पेठ या वीथी कई पेठों से मिलकर बनती थी और पेठ कई गांवों से मिलकर बना करते थे। आइए जो गुप्तकालीन प्रशासन है उसको एक दृष्टि में समझते हैं। तो गुप्तकालीन जो साम्राज्य था वह कई प्रांतों में बटा था जिन्हें हम भुक्ति कहते थे। प्रांत कई जिलों में बटे थे जिन्हें हम विषय कहते थे। जिलों में भी कई तहसीलें हुआ करती थी जिन्हें हम वीथी कहते थे और वीथी में भी कई पेठ हुआ करते थे जो गांव से मिलकर बने थे और गांव से जो बड़ी इकाई थी वो पेठ हुआ करती थी। पेठ के बाद आते थे आपके ग्राम या गांव और यह सबसे छोटी इकाई होती थी प्रशासन की। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर आपको बताया कि गुप्त काल में सैन्य व्यवस्था कैसी थी, न्याय व्यवस्था कैसी थी, राजस्व व्यवस्था कैसी थी और प्रांतीय, जिला, स्थानीय और नगरीय प्रशासन कैसा था। ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम पढ़ेंगे गुप्तकालीन सांस्कृतिक, सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक परिस्थितियों को। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। शॉट ले लिया। चलिए अब पढ़ते हैं आगे। अब हम देखते हैं गुप्तकालीन अर्थव्यवस्था। तो गुप्तकालीन अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित थी और गुप्त काल में कृषि पर अत्यधिक ध्यान दिया जाता था। गुप्तकालीन अभिलेखों में विभिन्न प्रकार की कृषि भूमि का उल्लेख मिलता है, जैसे क्षेत्र, यह खेती करने योग्य भूमि होती थी। वास्तु, यह निवास योग्य भूमि होती थी। खिल, यह कृषि के लिए अयोग्य भूमि होती थी। अप्रहत, यह जंगली भूमि हुआ करती थी। चारागाह, यह पशुओं के लिए छोड़ी गई भूमि होती थी। भूमि की माप निर्वातन, कुवलयावाश और द्रोण पद्धति के द्वारा की जाती थी। कृषि वर्षा पर आधारित होती थी और वराह मिहिरकृत वृहत संहिता में वर्षा की संभावना पर विशद चर्चा मिलती है। वृहत संहिता में ही 3 प्रकार की फसलें बताई गई हैं: श्रावण, बसंत और चैत्र वैशाख में बोई जाने वाली फसलें। जूनागढ़ अभिलेख में सिंचाई का प्रबंधन राजा के द्वारा किया जाता था, ऐसा उल्लेख मिलता है। जीविका का अन्य प्रमुख साधन गुप्तकाल में पशुपालन हुआ करता था। अब देखते हैं गुप्तकाल में दस्तकारी, उत्पादन और व्यापार की स्थिति को। तो उत्खनन से मिट्टी के मृदभांड, परकोटे, कांच की वस्तुएं, धातु की बनी वस्तुएं प्राप्त हुई हैं। कुषाण काल की अपेक्षा दस्तकारी का गुप्त काल में पतन हुआ। सोना, चांदी, तांबा, लोहे का ज्ञान गुप्त काल में हमें दिखाई पड़ता है। और अगर हम देखें लोहे की स्थिति को तो गुप्त काल में मेहरौली का लौह स्तंभ मिलता है जो लोहे का श्रेष्ठ उदाहरण है और इस लोहे पर अब तक जंग नहीं लगी है, तो बिना जंग का लोहा है ये। अमरकोश में कताई, बुनाई, हथकरघा, धागे का उल्लेख मिलता है, जिससे यह माना जाता है कि उस समय वस्त्र उद्योग अत्यधिक विकसित था। व्यापार और वाणिज्य का पतन हुआ और पाश्चात्य देशों से व्यापारिक संबंध गुप्त काल में कमजोर हुए और अपेक्षाकृत कमजोर हुए। किसके मुकाबले? क्योंकि यहाँ पर सातवाहन और कुषाण काल में जो पाश्चात्य देशों से व्यापारिक संबंध थे वो ज्यादा अच्छे थे, तो कुषाण काल और सातवाहनों के समय की अपेक्षाकृत गुप्त काल में वाणिज्य और व्यापार का हमें पतन दिखाई पड़ता है। और गुप्त काल में हमें ये दिखाई पड़ता है कि पाश्चात्य देशों से जो संबंध थे
व्यापारिक वह अपेक्षाकृत कुछ कमजोर थे। ठीक है, आइए अब देखते हैं गुप्तकालीन सामाजिक जीवन को। तो गुप्तकाल में समाज 4 वर्णों में बटा हुआ था। यह थे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ठीक है, ब्राह्मणों का स्थान ऊंचा था और ये जो वर्ण थे चारों वो जन्म आधारित वर्ण व्यवस्था थी, ना कि कर्म आधारित। कायस्थ वर्ग का एक जाति के रूप में उदय यहाँ पर होता है गुप्त काल में, और महत्तर वर्ग का भी उदय जाति के रूप में होता है। तो यहाँ पर कायस्थ वर्ग और महत्तर वर्ग का उदय हमें दिखाई पड़ता है गुप्त काल में, तो ये बात ध्यान रखिएगा। शूद्रों की स्थिति इस समय सुधरती है और रामायण, महाभारत, पुराण का वो अध्ययन करने लगते हैं। स्त्री की दशा भी सुधरती है और यहाँ पर स्त्री अध्ययन अध्यापन करने के साथ ही पति की संपत्ति में भी अब भागीदारी रखती है, और ऐसा प्रमाण हमें याज्ञवल्क्य की स्मृति से मिलता है। दास प्रथा का भी गुप्त काल में पर्याप्त रूप से प्रचलन मिलता है। धार्मिक जीवन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हिंदू धर्म की उन्नति हुई और गुप्त वैष्णव धर्म के अनुयायी थे और गुप्तों की उपाधि परम भागवत थी। नव वैष्णववाद का विकास इस काल में होता है और नव वैष्णववाद का जो संबंध है वो 5 रात्र मत से जोड़ा जाता है। शैव धर्म की भी स्थिति यहाँ पर अच्छी थी और शैव धर्म भी इस काल का महत्वपूर्ण धर्म था और गुप्त काल में ही अर्धनारीश्वर के रूप में शिव की कल्पना की गई और शिव पार्वती की संयुक्त मूर्तियां भी गुप्त काल में ही हमें प्राप्त होती हैं। अब बात करते हैं जैन धर्म की। तो जैन ग्रंथों पर इस काल में भाष्य और टीकाएं लिखी गई। गुप्त काल में कदंब और गंग राजाओं ने जैन धर्म को पर्याप्त आश्रय दिया। बौद्ध धर्म की स्थिति को अगर देखें तो गुप्त काल में कई विहार और स्तूपों का निर्माण किया जाता है, यानी यहाँ पर बौद्ध धर्म को भी पर्याप्त प्रश्रय मिलता है, लेकिन जिस प्रकार से कुषाण काल में मिलता है उस प्रकार से बौद्ध धर्म यहाँ पर कमजोर स्थिति में दिखाई पड़ता है, क्योंकि हम देखते हैं कि कुषाण काल का जो सबसे श्रेष्ठ राजा है कनिष्क, उसी के समय में चतुर्थ बौद्ध संगीति हो रही है। तो इस तरीके से अगर हम अपेक्षाकृत देखें तो यहाँ पर बौद्ध और जैन धर्म का जो प्रसार है वो कम है, लेकिन फिर भी यहाँ पर पर्याप्त मात्रा में जैन धर्म, बौद्ध धर्म और शैव धर्म फले फूले। सूर्य पूजा की अगर हम बात करें तो मंदसौर अभिलेख के कुछ श्लोक सूर्य को समर्पित हैं, तो यह अनुमान लगाया जाता है कि गुप्त काल में सूर्य पूजा भी की जाती थी। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर हम देखेंगे गुप्तकालीन संस्कृति और कला को। नोट कर लिया? आइए अब देखते हैं गुप्तकालीन विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के विषय में। तो गुप्त काल में अंकगणित, ज्योतिष विज्ञान, रसायन एवं धातु विज्ञान का पर्याप्त विकास हुआ। आर्यभट्ट ने विभिन्न गणितीय नियम प्रतिपादित किए और आर्यभट्ट ने यह भी बताया कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर काटती है, ना कि सूर्य पृथ्वी का चक्कर काटता है। ब्रह्मगुप्त द्वारा लिखित ब्रह्म सिद्धांत एक प्रसिद्ध खगोल शास्त्रीय ग्रंथ है जो कि गुप्त काल में लिखा गया था। वराह मिहिर ने वृहद जातकम नामक नक्षत्र संबंधित ग्रंथ की रचना भी गुप्त काल में की। सुश्रुत और धन्वंतरी इसी काल के महान आयुर्वेद चिकित्सक हुए। मेहरौली लौह स्तंभ जो जंग विहीन है वह बहुत महत्वपूर्ण उदाहरण है उस समय की विज्ञान और प्रौद्योगिकी का, और इसमें अब तक जंग नहीं लगी है। आइए अब देखते हैं गुप्तकालीन साहित्य को। तो यहाँ पर साहित्य का भी बहुत ज़्यादा विकास होता है और संस्कृत भाषा काफ़ी उन्नत स्थिति को प्राप्त करती है। इस समय अगर हम देखें तो कालिदास अपनी विभिन्न रचनाएं लिख रहे हैं, जैसे रघुवंशम, अभिज्ञान शाकुंतलम इत्यादि। शूद्रक इसी समय मृच्छकटिकम लिखते हैं और भारवी की किरातार्जुनीयम भी इसी काल में लिखी जाती है, और इसके साथ ही अमर सिंह अमरकोश लिखते हैं और कई स्मृतियों की टीकाएं भी इसी समय हो रही हैं और कई स्मृतियां भी इसी समय लिखी जा रही हैं। आइए अब देखते हैं गुप्तकालीन कला और स्थापत्य को। तो यहाँ पर अगर हम वास्तुकला की बात करें तो गुप्त काल में
मंदिरों का निर्माण यहीं से शुरू दिखाई पड़ता है। तो गुप्त काल में मंदिरों का निर्माण करना प्रारंभ हुआ और इस काल में विभिन्न मंदिर हमें दिखाई पड़ते हैं, जैसे उदयगिरी का विष्णु मंदिर, एरण का वराह एवं विष्णु मंदिर, भुमरा का शिव मंदिर, नचना कुठार का पार्वती मंदिर, देवगढ़ का दशावतार मंदिर, भितरगांव का मंदिर, सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर, तिगवा का विष्णु मंदिर, खोह का मंदिर, लाखड़ा का मंदिर और दर्रा का मंदिर। आइए देखते हैं कि गुप्तकालीन मंदिरों की क्या क्या विशेषताएं थीं। तो गुप्त काल में मंदिरों का जब निर्माण किया जाता था तो वह ऊंचे चबूतरों पर किया जाता था और चढ़ने के लिए चारों तरफ सीढ़ियां बनाई जाती थी। प्रारंभिक मंदिरों की छत चपटी है और आगे चलकर शिखरदार मंदिर बनने लगे। शिखरदार मंदिर यानी ऐसे मंदिर बनने लगे। इससे पहले कैसे होते थे? चपटे होते थे, ठीक है, ऐसे चपटे मंदिर बनते थे। फिर दीवारों पर मूर्तियों का अलंकरण दिखाई पड़ता है और मंदिरों में गर्भगृह है। गर्भगृह में क्या होता था कि मेन मूर्ति रखी जाती है और फिर यहाँ परिक्रमा करने के लिए लोग इसकी परिक्रमा करते हैं और ये ऐसे मंदिर होता है। तो अगर आपने देखा हो कि जिस मूर्ति की परिक्रमा करते हैं या जिस मंदिर में चौकोर चौकोर जो अंदर एक छोटा मंदिर बना रहता है, जब उसकी परिक्रमा की जाती है तो वही गर्भगृह कहलाता है। तो मंदिरों में गर्भगृह यहाँ की प्रमुख विशेषता है और गर्भगृह के प्रवेश द्वार की चौखट पर मकर वाहिनी गंगा और कूर्म वाहिनी यमुना की आकृति अंकित होती थी। कब? चौखट पे। जैसे ही आप गर्भगृह में प्रवेश करेंगे तो उसकी चौखट पे मकर वाहिनी गंगा और कूर्म वाहिनी यमुना की आकृति होती थी। मंदिर के वर्गाकार स्तंभों के शीर्ष भाग पर 4 सिंहों की मूर्तियां एक दूसरे से पीठ सटाए हुए बनी होती थी। गर्भगृह में केवल मूर्ति स्थापित होती थी। गुप्तकालीन अधिकांश मंदिर पत्थरों के हैं, केवल भितरगांव जो कि कानपुर में है और सिरपुर का मंदिर ईंट से निर्मित है। बाकी सारे मंदिर पत्थर के हैं। स्तूप को अब देखते हैं तो सारनाथ का धमेक स्तूप इसी काल में बनता है और इसके साथ ही राजगृह में जरासंध की बैठक का निर्माण भी इसी समय किया जाता है। नरसिंह गुप्त बालादित्य द्वारा नालंदा में बौद्ध मंदिर भी गुप्त काल में बनवाया जाता है। आइए अब देखते हैं गुहा स्थापत्य। तो यहाँ पर 2 प्रकार की गुफाएं हैं, एक ब्राह्मण धर्म से संबंधित और दूसरा बौद्धों से संबंधित। उदयगिरी की गुफा का निर्माण इसी काल में होता है, वराह गुफा का निर्माण इसी काल में होता है और इसके साथ ही अजंता में जो 29 गुफाएं मिलती हैं, जिनमें से 4 चैत्य हैं और 25 गुफाएं हैं, उनका निर्माण भी गुप्त काल में होता है। जहां 16वीं, 17वीं और 19वीं ये 3 गुफाएं गुप्तकालीन मानी जाती है। 16 और 17 गुफा जो है वह विहार है। विहार क्या होते थे? बौद्धों का निवास स्थल होते थे। और जो 19वीं गुफा है वह चैत्य है। चैत्य बौद्धों के पूजा स्थल होते थे। इन गुफाओं में बहुत बढ़िया चित्रकारी भी हमें दिखाई पड़ती है और ये जो गुफाएं हैं वो चित्रण कला का भी सर्वोत्तम उदाहरण है। और इसमें गुफा नंबर 1, 2, 9, 10, 16, 17 में जो है बहुत अच्छी चित्रकारी की गई है। जहां गुफा नंबर 16 में मरणासन राजकुमारी का चित्रण मिलता है, वहीं गुफा नंबर 17 में बुद्ध जी के जीवन, मरण और महाभिनिष्क्रमण के चित्र मिलते हैं। ठीक है। फिर वहीं मध्य प्रदेश के धार जिले में जो बाघ की गुफाएं हैं वह भी गुप्तकालीन हैं। ठीक है। और बाघ की गुफाएं इतनी ज्यादा चित्रित हैं कि उन्हें रंग महल का नाम दिया गया। ठीक है, मतलब बाघ की गुफाओं को रंग महल भी कहा जाता है। फिर मूर्ति कला की बात करें तो यहाँ पे बौद्ध मूर्तियां भी दिखती हैं और विष्णु मूर्तियां भी हैं, शैव मूर्तियां भी हैं, मृण मूर्तियां यानी मिट्टी की भी मूर्तियां मिलती हैं। बौद्ध मूर्तियों में सारनाथ की बुद्ध मूर्ति, मथुरा की बुद्ध मूर्ति, सुल्तानगंज की बुद्ध मूर्ति सर्वोत्कृष्ट है। वैष्णव मूर्तियों की अगर हम बात करें तो चंद्रगुप्त द्वितीय द्वारा विष्णुपद पर्वत पर विष्णु स्तंभ स्थापित किया गया और यहाँ यानी गुप्तकालीन जो विष्णु मूर्तियां हैं वह चतुर्भुजी हैं। विष्णु के वराह अवतार का निर्माण इन मूर्तियों में किया गया है। ठीक है, मतलब इन मूर्तियों में वराह अवतार को दिखाया गया है विष्णु जी के। फिर शैव मूर्तियों की अगर बात करें तो यहाँ एक मुखी लिंगी, मतलब यहाँ पर जो शिव मूर्तियां हैं वो 2 प्रकार की दिखती हैं। एक तो
लिंग रूप में और दूसरी मानवीय रूप में। तो एक मुखी लिंगी शिव मूर्तियां यहाँ पे मिलती हैं, इसके साथ ही अर्धनारीश्वर की मूर्ति मिलती है, शिव पार्वती की संयुक्त मूर्ति मिलती है। अब बात करते हैं मृण मूर्तियों की, तो मिट्टी की यहाँ पर विष्णु, कार्तिकेय, दुर्गा, गंगा यमुना की मूर्तियां मिलती हैं, जो कि राजघाट, मथुरा, भीटा और कौशाम्बी से प्राप्त हुई हैं। तो इस प्रकार हमने देखा कि गुप्त काल में विभिन्न सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक और धार्मिक परिस्थितियां क्या क्या थी। इस प्रकार आपका गुप्त साम्राज्य समाप्त होता है। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।